So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for those who want to make their career in commerce background. Students, today we have lot many questions regarding commerce. I hope this session is going to be very fruitful for all of you. So first of all, welcome Monica. Yes sir. Monica, here we have a Shivam. He is an MCom student and he would be asking you lot many questions regarding commerce. Okay sir. And since it's a commerce interview, so I'm directly going on my topics. So my students will get benefit. पर उससे पहले अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि हमारे दोनों चैनल्स पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आपको बहुत से वीडियो कॉमर्स के मिल जाएंगे. होप आप हमारे दोनों चैनल्स एंजॉय कर रहे हैं. तो चलिए मोनिका, सबसे पहले आप हमें मनी मार्केट के बारे में बताइए. सर, मनी मार्केट वह मार्केट है जिसमें 1 वर्ष से कम अवधि वाली सिक्योरिटियों का लेन देन किया जाता है, जिससे हमें लोन मिलता है. ओके. और कैपिटल मार्केट से आप क्या समझती हैं? सर, कैपिटल मार्केट को सुपरवाइज सेबी करता है. इसमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का लेन देन किया जाता है. ओके. और कमर्शियल पेपर को एक्सप्लेन कीजिए. सर, कमर्शियल पेपर कंपनियों के द्वारा इशू किया जाता है. सर, ये 7 दिन के मिनिमम 7 डे के लिए किया जाता है और मैक्सिमम 1 ईयर के लिए किया जाता है. और जो इसकी लिमिट है वो 5 लाख है और ये 5 लाख के मतलब मल्टीपल में अपने ले सकते हैं. ओके. और बैलेंस शीट क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए. सर, बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किसी कंपनी का, जिसमें कंपनी के जो डेटर है, क्रेडिटर है, जो लाइबिलिटी है, उसकी एसेट्स है, उसका हमें सारा विवरण पता चलता है, जिससे हम कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में पता लग सकता है कि वो उसकी कितनी ग्रोथ कर रही है या उसको कितने लॉस में चल रही है. ओके. कैन यू एक्सप्लेन द वर्ड अकाउंटिंग, व्हाट डज इट मीन? सर, लेखांकन वह प्रक्रिया है जिसमें मौद्रिक लेन देनों का लेखा किया जाता है, बाद में उसका वर्गीकरण किया जाता है, सारांश भी निकाला जाता है और उसके फाइनल अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं. ओके. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं? सर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैश बुक और पासबुक के बीच के अंतर के जो बीच का अंतर है, डिफरेंस को उसको जानने के लिए जो खाता बनाया जाता है, उसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं. और बिल्स ऑफ एक्सचेंज से आप क्या समझते हैं? सर, बिल ऑफ एक्सचेंज परचेजर द्वारा सेलर को लिखा जाता है. अगर हम किसी को कैश पेमेंट नहीं करते तो जो हमारा सेलर होता है वो हमारे जो परचेजर को एक बिल लिख देता है, जिससे वो बैंक में जाके बनवा सकता है एक टाइम पीरियड पे. ओके. मोनिका, ऑथराइज्ड कैपिटल, इनको एक्सप्लेन कीजिए हिंदी में. सर, ऑथराइज्ड कैपिटल किसी कंपनी की वह कैपिटल होती है जिसमें कंपनी जिस टाइम लिमिट के लिए कंपनी रहना चाहती है, तो उस टाइम पीरियड के अंदर कंपनी जितनी कैपिटल तक अपने शेयर इशू कर सकती है, कंपनी में कितना पैसा लगा सकती है, वो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल पे डिपेंड होता है. और इशूड कैपिटल? इशूड कैपिटल हम कंपनी किसी कोई चीज़ का पैसा लेने के लिए अपने शेयर मार्केट में जब इशू करती है पैसा लेने के लिए, तो वो हमारी इशूड कैपिटल है, जितना हमारे पास जितना उसका पैसा आता है हमारे पास. आपने शेयर्स का नाम लिया तो आप इक्विटी प्रेफरेंस वगैरह बता सकते हैं कुछ? जी सर. बताइए. सर, इक्विटी शेयर मतलब ओनर का होता है और प्रेफरेंस शेयर ये अपने पब्लिक में भी इशू कर सकता है, इक्विटी भी अपने पब्लिक में इशू कर सकता है. लेकिन इसका जो डिविडेंड मिलता है प्रेफरेंस शेयर का तो फिक्स होता है और इक्विटी शेयर का फिक्स नहीं होता. और अगर मान लो अगर कंपनी को हमने बंद करना है तो हमें सबसे पहले अपने प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करनी होती है और बाद में सारा कुछ पेमेंट होने के बाद जो बचता है डिविडेंड, वो हम फिर इक्विटी शेयर होल्डर को देते हैं. ओके. अब मैं चांस देता हूँ शिवम को. शिवम, प्लीज हेल्प योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग कॉमर्स. यस सर. मैम, एक नॉमिनल अकाउंट बहुत सुनने में आता है. जी सर. आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? जी सर. सर, नॉमिनल अकाउंट हमारे समस्त खर्चे और हमारे लाभ होते हैं उन पर डिपेंड करता है और ये एक समीकरण पे काम करता है कि जो हमारे आने वाले समस्त खर्चे हैं उनको डेबिट करो अकाउंट में और जो हमारे जितने भी प्रॉफिट है उनको क्रेडिट करो. और करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज को एग्जांपल्स के साथ समझाइए. ठीक है सर. सर, करंट एसेट्स हमारी वो होती है जिसको हम 1 साल के अंदर हम चेंज कर सकते हैं. बिल्कुल. करंट एसेट्स में हमारे कैश हो गया, बैंक हो गया, डेप्टर हो गया, हमारे जो बिल्स रिसीवेबल है, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये सारे करंट एसेट्स में आते हैं. और जो करंट लायबिलिटी है हमारी, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, क्रेडिटर्स हो गए हमारे, और एक्यूड इनकम हो गई, ये सारी हमारी करंट लायबिलिटीज है. कोई एग्जांपल देना चाहोगे आप करंट लायबिलिटीज का? करंट लायबिलिटी का शॉर्ट टर्म लोन्स हो सकते हैं. हाँ जी सर. बैंक लोन हो गया हमारा, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया. वेरी गुड. ओके. सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इसे एक्सप्लेन कीजिए. सर, जो कंपनी है वो अपने शेयर मार्केट में इशू करती है. मान लो कि कंपनी ने 1500 शेयर इशू कर दिए और जो जनता ने उसको खरीदे सिर्फ अपने 1000 शेयर ही खरीदे हैं, तो वो जितना हमारे पास पैसे आया वो हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है. ओके. और कैश फ्लो स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं? सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक निश्चित समय अवधि के लिए जो बिजनेस में होने वाले कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को दर्शाता है. ओके. ट्रायल बैलेंस को एक्सप्लेन कीजिए. ट्रायल बैलेंस सर, ये खाता बही और फाइनल अकाउंट के बीच की एक कड़ी होती है और इसके अंदर ये गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए बनाई जाता है.
ओके, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कुछ और बताना चाहते थे? हाँ जी पर सर। मैंने आपसे ट्रायल बैलेंस पूछ लिया। हाँ जी तो सर। आप बताइए और क्या आप जानते हैं? हाँ जी सर। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनियों के लिस्टेड कंपनियां ही बना सकती है और जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक होती है। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या होती है? सर कंटीजेंट लायबिलिटी वो होती है मतलब जो हमारे भविष्य पे डिपेंड करती है। Okay. जैसे हमारे कोर्ट में कोई विवाद चल रहे हैं, जो Yes. हमारे बिल्स पेबल है बैंक के अंदर, जो हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक सॉरी सर जो बिल्स पेबल है, और ये हम बैलेंस शीट में इसको दर्शाते नहीं। Yes, इसको yes. बैलेंस क्यों नहीं शीट दर्शाते इसको? सर ये क्योंकि भविष्य के अंदर होने वाले हैं, हमें अभी नहीं पता कि हमारा इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। ओके। हाँ, तो इसलिए हम इसको बैलेंस शीट की साइड पे हम उनको टिप्पणी के तौर पे दिखा देते हैं। ओके, अकाउंटिंग इक्वेशन से आप क्या समझते हैं? सर अकाउंटिंग इक्वेशन होता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ओके, कॉल मनी से एक्सप्लेन हाँ कीजिए, जी। फिर हम पूछते हैं आपसे। सर कॉल मनी वो मनी होती है जिसमें एक कॉमर्शियल बैंक दूसरे कॉमर्शियल बैंक से एक दिन के लिए लोन लेती है, शॉर्ट टर्म लोन लेती है। ओके, और ये इसमें- मतलब इसमें कोलेटरल सिक्योरिटी भी नहीं रखते, पर इनको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है। ओके, मैं आपकी बात में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जब कंपनी कोई शेयर इशू करती है ना, तो उसके पार्टीशन में उसकी जो कैपिटल होती है पार्टीशन में मंगवाती है कंपनी। जैसे एप्लीकेशन होगी, ऐसे कॉल मनी भी होते हैं, फर्स्ट कॉल मनी फर्स्ट, कॉल मनी सेकंड, ऐसे उसे भी कॉल मनी कहते हैं। ओके, और नोटिस मनी से आप क्या समझते हैं? सर नोटिस मनी भी कॉमर्शियल बैंक दूसरे कॉमर्शियल बैंक से दो से 14 दिनों के बीच में जब लोन लेता है तो वो नोटिस मनी होती और है। टर्म मनी? टर्म मनी सर 15 दिन से 1 साल के बीच के लिए लोन लेते हैं तब होती है। ओके, आपसे मैं पूछ रहा था अकाउंटिंग के टाइप्स, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस सर। अकाउंटिंग सर पर्सनल अकाउंट, गुड्स अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट होता है। ओके, और कॉस्ट अकाउंटिंग एक अपने आप में एक अपना सब्जेक्ट है। Yes, sir. तो इसको आप बता सकते हैं थोड़ा इसके बारे जी में? सर। सर कॉस्ट अकाउंटिंग जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती है वो बनाती है, क्योंकि उनको सर कॉस्ट पर यूनिट निकालनी होती है सेल प्राइस के लिए, इसलिए वो बनाती है इसको। ओके, कि उनका कितना इनका मतलब फ्रेट लगा, कितना इनका जो स्क्रैप वैल्यू आई है, जो इनके सबका यूज करके ये बनाती है कॉस्ट। अकाउंटिंग इक्वेशन को थोड़ा डिटेल में बताइए। सर एक अकाउंटिंग इक्वेशन मान लो असेट्स है जो कंपनी ने लगाई है सारी, और एक कंपनी जो जितनी असेट्स होती है हमारी, वो हम मान के चलते हैं कि हमारी एक साइड में हमारी सारी असेट्स आ गई, Right. तो उसके इक्वल में हमारी लाइबिलिटी भी होनी चाहिए, और जो कंपनी ने जितनी अपने इशू शेयर मतलब लगाए हैं और जितनी कैपिटल लगाई है उसके इक्वल होनी चाहिए, तब कंपनी का बैलेंस बना रहता है। ओके, डेबिट नोट से आप क्या समझते हैं? सर डेबिट नोट क्रेता द्वारा विक्रेता को क्रय वापसी के ऊपर लिखा जाता है। ओके, और डीमेट अकाउंट एक्सप्लेन करिए। जी सर। सर डीमेट अकाउंट शेयर होल्डर के लिए शेयर की परचेजिंग और और सेलिंग के लिए बनाया जाता है। इसमें सिक्योरिटी जो इसमें सिक्योरिटी होती है उसको मतलब डीमेटलाइजेशन और डिजिटल फॉर्म में के अंदर कलेक्ट किया जाता है। एग्री विद यू। डबल अकाउंटिंग सिस्टम एक्सप्लेन कीजिए। जी सर। सर डबल अकाउंटिंग सिस्टम में 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष और एक क्रेडिट पक्ष। Okay. इसमें एक एंट्री एक डेबिट पक्ष पे भी जो इफेक्ट डालती है वो ही कहीं जो एंट्री है वो कहीं एक क्रेडिट पक्ष पे भी इफेक्ट डालती है। ओके, और वर्किंग कैपिटल को अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो? सर वर्किंग कैपिटल होती है हमारी करंट एसेट्स माइनस हमारी करंट लाइबिलिटीज, जो डेली बेसिस पे हमारी यूज होती है वर्किंग कैपिटल। ओके, ऑलमोस्ट हमने आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। जी सर। सर स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में हमारा एवरेज स्टॉक होता है, जो ओके, एवरेज स्टॉक हम निकालते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 करके। राइट। जी सर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपने जितने भी अकाउंट्स के हमें क्वेश्चंस बताए तो ये तो जी हमारे सर। फ्रूटफुल रहेंगे, जी पर सर। अगर हम आपसे बोलेंगे आप अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट दीजिए, जी तो सर। क्या आप इंट्रोडक्शन देने में कंफर्टेबल जी हैं? सर। बताइए। सर मेरा नाम मोनिका शर्मा है, मेरे नाम का मीन्स एडवाइजर है, और Okay. मैं मेरे नाम के बिल्कुल अनुरूप हूँ। सर मैं गंगानगर जिले से बिलोंग करती हूँ, जिसे राजस्थान का फूड बास्केट भी कहा जाता है। Right. मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स स्ट्रीम से महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से की है। Right. और मैं अपना करियर बैंकिंग सेक्टर में बनाना चाहती हूँ, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से जो सामाजिक अपनी मान प्रतिष्ठा है, इसमें आम जन से लोगों से सीधा जुड़ाव रहता है, और इसमें बैंकिंग करियर में जो ग्रोथ है मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ, इसलिए मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम स्ट्रीम से की थी। और मेरी हॉबी है सर नए लोगों से मिलना, उनसे कुछ नई चीज़ें सीखना। और सर मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं एक ऑप्टिमिस्टिक गर्ल हूँ, और मैं एक वर्सेटाइल गर्ल भी हूँ, ताकि मैं हर माहौल में इजीली एडजस्ट हो सकती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है सर कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल और मेरी कैचिंग पावर भी अच्छी है। वेरी गुड। अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए हमें। यस सर। सर मेरी फैमिली में हम 6 मेंबर हैं। जो हमारी एक मेरी दादी जी हैं जो हमारी फैमिली की हेड हैं, और जो जो फादर है मेरे वो एक बिजनेसमैन है, और मेरी मदर है जो एक हाउसवाइफ है, और मेरे एक ब्रदर है और एक सिस्टर है जो दोनों स्टडी कर रहे हैं।
आपने बैंक की तरफ रुझान बनाया, तो ऐसा क्या आपने पाया बैंक में जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है कि आप बैंक में ही जाना चाहते हैं? आप ऑलरेडी आरआरबी पीओ का एग्जाम क्लियर है जी सर। और शिवम से मिलिए, शिवम ने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आरआरबी पीओ क्लियर किया है। कांग्रेचुलेशन सर। आप बताइए आपको किस चीज से अट्रैक्शन आया कि मेरे को बैंक में ही जाना चाहिए? सर बैंक एक पोटेंशियल सेक्टर है ओके। जो निरंतर ग्रो कर रहा है। जी जी। और बैंक में हमें वेरियस टाइप की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है जो हमारी मॉनेटरी नीड्स को पूरा करता है। राइट। और जो एक मेरा मानना है कि जो एक मिडिल क्लास पर्सन है उसके लिए बहुत जरूरी भी है। सर कस्टमर जो हमें बैंक के अंदर हमें नए नए कस्टमर के साथ उनको डील करना, उनके साथ कम्युनिकेट करने का भी मौका मिलता है। और सर मैंने अपनी मेरी बैंकिंग सेक्टर के लिए मैंने अपना जो पोस्ट एजुकेशन है वो मैंने कॉमर्स स्ट्रीम से की थी। ओके। अब देखिए, मान लीजिए आप एक कॉमर्स, सिंस मैंने कॉमर्स के क्वेश्चंस पूछे हैं जी सर, तो आपकी तरह और भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो कंपनी का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है या फिर ये कहीं बैंक का एक कॉमन क्वेश्चन होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू देने जाएंगे जी सर, वो आपसे ज्यादातर बोल देते हैं कि हमारे पास और भी बहुत मोनिका है जो आपकी तरह लाइन में खड़े और वेट कर रहे हैं इस जॉब के लिए। जी सर। तो हम आपको क्यों सिलेक्ट करें? सर ऑल दो एट प्रेजेंट मैं अपना कंपेयर तो नहीं कर सकती उनके साथ। बिल्कुल, हो सकता है आपसे ज्यादा भी हो। हाँ जी और सर, कम भी हो। पर मैं अपने बारे में ऐसा जरूर कहना चाहूंगी कि मैं एक डिटरमिन्ड और एक डेडिकेटेड गर्ल हूँ, स्पेशली अपने काम को लेकर। राइट। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी कॉमर्स स्ट्रीम से की है, तो मुझे लगता है कि मेरी जो बैंकिंग जो की टर्म में है, जो बैंकिंग का जो मतलब रहता है कि जो काम रहता है, तो मैं उसको इजीली समझ सकती हूँ। और मेरा नेचर भी सर मिलनसार है, तो मैं हर माहौल में इजीली एडजस्ट हो सकती हूँ। और सर मुझे रियल में एक चांस चाहिए ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को भी शो कर सकूँ। ओके। इस पर जो बजट आया है उसमें आपको कौन कौन से पॉइंट्स अच्छे लगे और आप बताना चाहोगे? सर हमारी जो जीडीपी है जी जी, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। और क्योंकि जो इस बार कोविड-19 रहा है तो उसमें एक एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा रहा है जिसने ग्रो की है। जी। और क्योंकि सर इस बार इन्होंने क्या कि नाबार्ड ने भी एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए जो इसने अपने क्रेडिट रखा है, एक टारगेट वो 16,50,000 का रखा है ताकि हमारी एग्रीकल्चर ग्रो कर सके, जिससे हमारी जीडीपी है वो भी ग्रो करे। मेरे को ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा इनका। ओके। और शिवम से पूछा जाए, शिवम भी एक्सपर्ट है बजट के लिए, तो शिवम बढ़िया पॉइंट आपको क्या लगे बजट में? सर बढ़िया पॉइंट, सारे ही बढ़िया पॉइंट्स हैं। ओके। लेकिन मेरे को सबसे बढ़िया, जैसे मैम ने बताया, एग्रीकल्चर का। ओके। कोविड-19 वैक्सीन के लिए जो 35,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और आपको तो टर्म्स भी याद है। ओके। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो 1,500 करोड़ रुपए दिए, मेरे को वो सबसे ज्यादा बढ़िया लगा। ओके। और जल जीवन मिशन जो है उस पे 2.87 लाख करोड़ रुपए दिए, वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। और अमाउंट भी याद है, टर्म्स, अमाउंट सब कुछ याद करके आए हो। और सर सबसे अच्छी जो बात मेरे को लगी कि 15,000 स्कूल खोले जाएंगे ऑल ओवर इंडिया, और जिसमें 100 सैनिक स्कूल भी होंगे। ओके। और जो आत्मनिर्भर भारत स्कीम चल रही है पीएम मोदी साहब की, उसमें 27.1 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ओवरऑल सारी स्कीम्स ही अच्छी हैं। ओके। मोनिका, आपने अपनी लाइफ में कॉमर्स क्यों चूज किया? व्हाट इज द रीजन? सर मैं बैंकिंग सेक्टर में ही आना चाहती थी, क्योंकि जो एक बैंकिंग सेक्टर का जो मतलब इनके एम्प्लॉय होते हैं, उनका जो समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा है। पर गर्ल्स के लिए तो टीचिंग जॉब भी बुरी नहीं है। नहीं सर, मेरा स्टार्टिंग से मेरे को आना एक बैंकर ही बनना चाहती थी। ओके। इसीलिए मैंने कॉमर्स स्ट्रीम ली थी। ओके। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कॉमर्स में? अकाउंटिंग। अकाउंट, इसीलिए आपने अपना जो स्पेशलाइजेशन हाँ, रखा हुआ अकाउंट्स का। हाँ जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। आज का मैंने आपसे सेशन लिया, बहुत अच्छा दिया आपने। कीप इट अप, माय ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू सर। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा सेशन रहेगा एग्रीकल्चर पर। ठीक है सर, Get थैंक ready. यू।